गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेंस के विषय में पढ़ाऊंगा और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब की फॉर्मेशन के विषय में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो लेंस होता क्या है, ये परिभाषा नोट कीजिएगा कि दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरा माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरा माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। लेंस वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वैसे तो तीन प्रकार के हैं, पैराबोलिक लेंस भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में दो प्रकार के हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस होता है, ये अगर हम इसकी शेप की बात करें, इस शेप में होता है। ये किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है। जो अवतल लेंस है वो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। वास्तव में लेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। मान लो अपने पास ये एक कांच का गोला है। हमने क्या किया है, इस कांच के गोले का ये एक भाग ले लिया, इसी प्रकार एक ये भाग ले लिया, इन दोनों भागों को आपस में जोड़ दिया, ये लेंस बन गया। अब यहां पर ये जो लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला है उत्तल लेंस कहलाएगा। और याद रखना कि जो उत्तल लेंस होता है इसमें अक्सर मोटे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये किसी वस्तु के प्रतिबिंब को थोड़ा आवर्धित करके दिखाता है, मोटे दिखाई देते हैं। अब ऐसे ही अवतल लेंस, ये एक और गोला है, एक और गोला ये है। हमने क्या किया, इस गोले का ये भाग ले लिया, इस गोले का ये भाग ले लिया, ये लेंस बन गया। ऐसे ये अवतल लेंस है। इस हिसाब से देखा जाए, मान लो चाहे उत्तल अवतल कोई से कभी आप एग्जांपल ले लीजिएगा। एक ये गोला है, एक ये गोला है। इस गोले का ये सेंटर है, इस गोले का ये सेंटर है। इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। और लेंस का जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट होता है उसे हम नाम देते हैं प्रकाशिक केंद्र। जिस प्रकार दर्पण के विषय में हमने पढ़ा था कि सभी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, इसी प्रकार लेंस के केस में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ध्रुव की जगह प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। ठीक, बाकी जो साइन कन्वेंशंस हैं लेंसों में भी दर्पणों वाली ही लगेगी। ये वाली कन्वेंशन सिर्फ एक चेंज हो जाएगी कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। लगभग इसकी जो और डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दर्पणों के केस में बताई थी, उन्हीं से मिलती जुलती हैं। अब इसी आधार पर पहले अपन कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जैसे अब ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के केस में इन दोनों कार्ड सरफेसेस के पार्ट्स को मिलाने वाली रेखा को नाम दिया था मैंने कि ये कहलाएगी मुख्य अक्ष, और ये बन गया प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र देखा जाए तो लेंस का एग्जैक्ट सेंटर है, और मुख्य अक्ष जिन दो कार्ड सरफेसेस से लेंस मिलकर के बने हैं उन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब इस हिसाब से मान लो ये एक इस गोले का भाग है, ये पार्ट लेंस का, ये इस गोले का भाग है, ऐसे। अब इनका जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ये इसका वक्रता केंद्र बन गया। अब इन दोनों का जो वक्रता केंद्र है, मान लो इसको C1 मान लिया, इसको C2, इनका जो एग्जैक्ट हाफ होता है वो कहलाएगा मुख्य फोकस।
इसको भी F1 F2 लिख देते हैं, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस इन केस ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के केस में कंडीशन एक बता रहा हूं बस, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण इस लेंस में से गुजरेगी तो वो आर पार चली जाएगी, क्योंकि अब हमने बात अपवर्तन की करनी है। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, अब ये पॉलिश सरफेस नहीं है, तो ये प्रकाश की किरण F में से गुजर गई। एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, ये भी F में से गुजर गई। इस हिसाब से देखा जाए तो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस आपने बताना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब आपने टर्म अपवर्तन यूज करनी है, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब मैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अवतल लेंस के केस में प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी। अगेन ये इसका प्रकाशिक केंद्र बन गया और ये मुख्य अक्ष बन गया। अगर हम इसमें से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे तो वो बाहर की ओर फैल जाएगी। इस प्रकाश की किरण को आप ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करो जहां पर ये मिलेगी, समझ लेना ये मुख्य फोकस है। लेकिन एक किरण से नहीं आपने बनाना आरेख, दो किरण ऐसे, एक ये प्रकाश की किरण आपने दिखा दी, ये फैल गई लेकिन ये मिल गया। कुछ कंडीशंस लेंसों के एक दूसरे के विपरीत हैं दर्पणों से। कैसे? अवतल दर्पण की जो कुछ कंडीशंस होंगी वो उत्तल लेंस में मिलेंगी, उत्तल लेंस की जो अवतल लेंस की जो कंडीशंस होंगी वो उत्तल दर्पण से मिलती जुलती होंगी। वो आप सारी डिटेल ही पढ़ेंगे अभी। तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपने। अब इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट अपना रह गया बीच में, वो भी बता देता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। पहले तो अपने को इसके बारे में भी पता हो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। प्रकाश की किरण का किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजर जाना है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश की किरण माध्यम की डेंसिटी की वजह से अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी इधर उधर हो जाती है, मुड़ जाती है। उसके मुड़ने को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और आपने याद रखनी है कि अगर कभी भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और वो उस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री का कोण मान लो आप, उस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो मुड़ेगी नहीं, वो सीधी जाएगी, सिर्फ उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसका कारण क्या है? ये क्यों मुड़ती है उसका कारण बता रहा हूं मैं कि वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। मान लो अपने पास ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब मींस एक कांच की स्लैब है, ये एक कांच की स्लैब है। आपने यहां पर एक प्रकाश की किरण को आपतित किया, यहां ये आपतित कर दिया, जहां पर आपको ये मिलती हुई नजर आ रही है, यहां पर आप नॉर्मल ड्रा कर दो, यानी अभिलंब गिरा।
ये प्रकाश की किरण एज पर रूल देखा जाए तो ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की किरण यहां से सीधी ना जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद आपने यहां पर नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब ये प्रकाश की किरण एज पर रूल ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे सीधी ना जाकर के ऐसे मुड़ जाती है। अब ये किरण और ये किरण दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये किरण जो है ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये नॉर्मल है। ये जो प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ये जो प्रकाश की किरण है इसको हम नाम देते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे नाम देते हैं आपतन कोण, जिसे लेटर एंगल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं आपतन कोण, यानी आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण, जैसे हमने दर्पण के केस में पढ़ा था। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, एंगल आर। ये कोण और ये कोण दोनों राइट एंगल हैं, ये R1 लिख दिया तो ये R2 लिख दो ऐसे याद रखने के लिए। तो इन दोनों का मान बराबर होता है, राइट एंगल्स हैं। ये वाला जो कोण है जो निर्गत किरण अभिलंब के साथ बना रही है इसको एंगल ई द्वारा लिखते हैं, इसका नाम है निर्गत कोण, निर्गत कोण, एंगल ई। अब आपतन कोण तथा निर्गत कोण का मान सदैव समान होता है अगर मीडियम सेम है। अब यहां पर ये वायु है, वायु एक विरल माध्यम होती है, ये कांच है, कांच वायु के सापेक्ष एक सघन माध्यम है, उसके बाद फिर वायु आ गई। ऑब्वियसली कि दोनों तरफ वायु है तो वायु के अंदर तो प्रकाश का वेग सेम होगा, कांच में डिफरेंट होगा वायु के रिस्पेक्ट में। तो बात आ रही थी कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। अपवर्तन का कारण आपने यही बताना है कि जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है। डेंसिटी के आधार पर प्रकाश का जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है। उस वेग के परिवर्तित होने के कारण प्रकाश की किरण अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो विरल माध्यम वायु, सघन माध्यम कांच, फिर दोबारा वायु, इसलिए ये दोनों एंगल सेम होंगे कि यहां पर और यहां पर सेम स्पीड हो जाएगी प्रकाश की किरण की, लेकिन यहां पर कम हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात और भी याद रखनी है अपवर्तन के आधार पर ही, और वो क्या बात है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, गौर से सुनना ये बात, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके रिस्पेक्ट में उलट क्या बताना है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कारण अपवर्तन का है प्रकाश के वेग में अंतर आना माध्यम के हिसाब से। विरल माध्यम ऐसे माध्यम को बोलते हैं जिसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और उसमें प्रकाश का वेग तीव्र होता है,
सघन माध्यम उसको बोलते हैं जिसके कण कण आसपास हो, पास हो और उसमें प्रकाश का वेग थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब विरल माध्यम सघन में से विरल में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन एक कंडीशन मैंने बता दी कि जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है और वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उस दौरान वो मुड़ेगी नहीं, सिर्फ उसकी स्पीड कम हो जाएगी विरल से सघन में आने पे। तो इस परिघटना को पूरी को नाम दे देते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन है। दूसरे, अब ये तो हो गया प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। अब हम डिटेल पढ़ेंगे लेंसों के विषय में, यानी लेंसों की सहायता से प्रतिबिंब बनाना। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लेंस है वो दो प्रकार के हैं। पहले हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के विषय में पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये बताता हूं कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी प्रकाश की किरणों की आवश्यकता पड़ती है, यानी किस आधार पर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है तथा स्थिति होती है वो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस के लिए सुनिएगा फिर। उत्तल लेंस में पहली कंडीशन याद रखना कि मान लो ये अब एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र, ये F है, ये C, अगेन F और C, F1 F2 के रूप में दिखा देते हैं इसको। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F में से गुजरेगी। एक तो ये रे ऑफ लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं प्रतिबिंब बनाने में। दूसरी कंडीशन याद रखनी है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, इसका ऑपोजिट कर दो बस, F में से आपतित होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। दो तो ये होगी। तीसरी कंडीशन आपने याद रखनी है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी किसी भी दिशा से, वो सीधी जाएगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। तो इन तीन में से किन्हीं दो प्रकाश की किरणों की हमें आवश्यकता पड़ती है लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के किसी लेंस के ऊपर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी। अगर वो मुख्य फोकस में से आपतित होती है तो वो लेंस के आपतन मतलब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती है तो वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। तो इन तीन में से किन्हीं दो किरणों के आधार पर हम किरण आरेख पढ़ेंगे। तो अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के विषय में पढ़ते हैं। कंडीशन आपको बता रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन है यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनेगा। ये उत्तल लेंस है। अनंत वाली कंडीशन मैंने लेंसेज की मिरर्स के केस में भी बताई थी कि अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका अर्थ 6 मीटर से ज्यादा दूरी है और अनंत से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो समानांतर आती हैं। अगर तो मुख्य अक्ष के समानांतर ही आप प्रकाश की किरण को प्रदर्शित करें, ये अभी मैंने आपको बताया था कि वो अपवर्तन के पश्चात F में से गुजरेगी। एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये भी F में से गुजर जाएगी।
इससे हमें पता चल जाएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F पे बनेगा। लेकिन इससे हम ये जजमेंट नहीं कर पा रहे कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा या मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार समझ नहीं आ रहा, सिर्फ पॉइंट के रूप में नजर आ रहा है। इसी डायग्राम को हम यानी इसी कंडीशन को हम एक और डायग्राम द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वो कैसे, सुनो। ये अगेन एक उत्तल लेंस, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जरूरी नहीं है, लेकिन सभी किरणें जो आएंगी वो समानांतर आएंगी। अब मान लो एक प्रकाश की किरण इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब अनंत से, ऐसे दिखा देते हैं, अरे अरे अरे, F में से गुजर रही है। जो प्रकाश की किरण F में से गुजरेगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, नो डाउट। एक इसी के समानांतर हमने प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र में से गुजरा दी। जो प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र में से गुजरेगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। इसका मतलब प्रतिबिंब यहां पर भी F पे बनेगा। अब यहां से साफ पता चल रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है। आकार उसी हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं कि छोटा है। तो पहली कंडीशन का आंसर क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में उसका वास्तविक क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में अपवर्तन के पश्चात मिल रही हैं, अपवर्तन के पश्चात मिल रही हैं। वास्तविक, उल्टा तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखो, फोकस पर बनेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इन केस ऑफ उत्तल लेंस, कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस में उसका वास्तविक, उल्टा तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? यदि वस्तु C से परे हो, C को हम 2F भी बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना, से परे हो। अब ये भी कंडीशन बनाते हैं, देखिएगा, ये है उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष, ये F, ये C। ये वैल्यूज एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। मैंने कल भी बताया था कि जो F होता है वो r/2 होता है, रेडियस का हाफ। ये इधर F1 या F1 F2 हो गया, ये C2। अपने वस्तु को कहां पे रखना है? C से परे। अब उदाहरण के लिए हमने ये वस्तु प्लेस कर दी AB, कहां पर? C से परे। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? अब आप लोग बताइए जी। ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F में से गुजर जाएगी, बिल्कुल सही, F में से गुजर जाएगी। दूसरी कंडीशन हमने ले ली कि ये प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र में से गुजर रही है, और आपको मैंने बताया था कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र में से गुजरती है वो सीधी चली जाती है बिना मुड़े। तो ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यहां पर मिल रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? F और C के बीच में। बाकी सारी कंडीशन सेम है, ठीक है, लेकिन स्थिति चेंज होगी। यानी यदि वस्तु C से परे है, यानी 2F से परे है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा, आकार में छोटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F तथा C के मध्य बनेगा। एक ये कंडीशन आपने बनानी है, F तथा C के मध्य बनेगा। तीसरी कंडीशन, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
यस, तीसरी कंडीशन है यदि वस्तु C पर रखी हो, यदि वस्तु C पर हो, देखिएगा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र F C, हमने वस्तु को कहां पे प्लेस करना है? C पे। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? F से। ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F से गुजरेगी। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर दी। ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर मिलेंगी वो पोजीशन भी C होगी। अब वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की स्थिति सेम है, यानी वस्तु भी सी पे रखी है, प्रतिबिंब भी सी पे बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपने याद रखना है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान होगा। तो इसमें भी वास्तविक, उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जी, सी पर बनेगा। तो इस तरीके से आप तीसरी कंडीशन कर लेते हैं। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है यदि वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो, यदि वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिएगा डायग्राम से ही, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र F C, F C, 1 2 लिख लिया करो याद रखने के लिए। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति अपन ने दिखा दी C और F के बीच में। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस पे आपतित हो रही है जो अपवर्तन के पश्चात F2 में से गुजरेगी। हाँ, F2 में से गुजरेगी, ये चलेगी। एक प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर में से गुजार देते हैं और प्रकाशीय केंद्र वाली प्रकाश की किरण हमेशा ही सीधी जाती है। जहां पर दो प्रकाश की किरणें मिलें, आप मुख्य अक्ष से वहां पर अभिलंब ड्रा कर दो, आपको प्रतिबिंब की स्थिति नजर आ जाएगी। तो इसका मतलब वस्तु C और F के बीच में है, प्रतिबिंब C से परे बन रहा है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया है, आवर्धित प्रतिबिंब है। तो आंसर आ गया कि यदि वस्तु C तथा F के मध्य हो तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? हाँ जी बिल्कुल, प्रतिबिंब C से परे बनेगा। और मैंने आपको बार बार बताया पहले भी कि C की जगह 2F लिखा होता है तो 2F से परे बनेगा, ये भी आप टर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, बस 2 कंडीशन और है इसमें, हाँ नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है यदि वस्तु F पर हो, यदि वस्तु F पर हो। अब ये कंडीशन रिपीट होगी फर्स्ट वाली कंडीशन से, सुनो फिर। उत्तल लेंस, प्रकाशीय केंद्र F C, F C,
वस्तु कहां पे प्लेस करनी है, एफ पे। ए बी वस्तु है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस पे आपतित हो रही है, जो अपवर्तन के पश्चात हमेशा ही कहां से गुजरती है, एफ में से, यानी F2 में से। एक प्रकाश की किरण आपने प्रकाशीय केंद्र में से पास की। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात पैरेलल हो तो समझना कि वो अनंत पर जाकर के मिलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो और भी ज्यादा आवर्धित होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु F पर हो तो उत्तल लेंस में उसका वास्तविक, उल्टा तथा अधिक आवर्धित प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बताइए आप जी, अनंत पर बनेगा। अब इन सभी कंडीशंस में जितने भी अपने पढ़ी है लेंस के केस में, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब एक लास्ट कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। इसका मतलब उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जैसे अवतल दर्पण में बनते थे। लेकिन जो अवतल लेंस है वो हमेशा ही आभासी छोटे और सीधे प्रतिबिंब बनाता था, जैसे हमने उत्तल दर्पण में पढ़े थे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। लास्ट कंडीशन है यदि वस्तु F तथा O मतलब ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, F तथा O के मध्य हो। अब देखिएगा ये लास्ट ग्रे डायग्राम है उत्तल लेंस के केस में। उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र F C F C। बस इधर ध्यान देना, ये अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया F और O के बीच में। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ऑब्वियसली कि अपवर्तन के पश्चात F2 में से गुजरेगी। ये प्रकाश की किरण F2 में से गुजरेगी। एक प्रकाश की किरण O में से गुजर रही है, जो O में से गुजरेगी वो तो सीधी जाएगी। क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, लेकिन ये हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। अगर हम इसको ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करें, ऐसे, और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करें, तो जहां पर ये मिल रही हैं वहां से मुख्य अक्ष पे अभिलंब ड्रा कर दो। दैट विल गिव यू पोजीशन ऑफ इमेज। ये वस्तु A है, AB है, ये प्रतिबिंब A डैश B डैश है। अब देखिएगा, प्रतिबिंब आवर्धित है, सीधा है और आभासी है, ये डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर दूसरों से थोड़ा चेंज हो जाएगा कि क्या, कि एक तो यदि वस्तु F तथा O के मध्य हो तो उत्तल लेंस में उसका आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो ये उत्तल लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब के बनने के विषय में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके बताऊंगा। उसमें एक तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना और साथ में हम लेंस की क्षमता के विषय में पढ़ेंगे और अपवर्तनांक के विषय में भी पढ़ेंगे।